Hello everyone, welcome to my YouTube channel Learning with Passion. Today's topic is nurturing inclusion. Under this unit, we will cover what is disability, what is a learning disability, types of disability, symptoms and characteristics of different disabilities, myths and reality about learning disabilities. Hello everyone, welcome to my YouTube channel Education Innovation BA Tech. Today we are going to discuss about nurturing inclusion. Under this unit we will cover what is disability, what is a learning disability, types of disabilities, symptoms and characteristics of different disabilities, myths and reality about learning disabilities. What is disability? Disability क्या होती है? A disability is any condition of the body or mind that make it more difficult for the person with the condition to do certain activities and interact with the world around them. बहुत साधारण शब्दों में अगर मैं समझाऊं तो डिसेबिलिटी, जो कि एक बहुत ही व्यापक शब्द है, जो किसी भी व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, आंतरिक विकास की कमी को इंगित करता है। जब कोई व्यक्ति अपने शारीरिक और मानसिक तौर पे कोई भी कार्य को पूरा नहीं कर पाता है, ऐसी कंडीशन को, ऐसी अवस्था को डिसेबिलिटी कहते हैं। अपने दैनिक क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए जब एक व्यक्ति को किसी भी सहारे की ज़रूरत पड़ती है, उस अवस्था को डिसेबिलिटी कहते हैं। टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, क्योंकि ये बहुत ही ब्रॉड एरिया है, इसको किसी एक कैटेगरी में डिफाइन नहीं किया जा सकता है। सो अकॉर्डिंग टू वेरियस एक्ट रिलेटेड टू डिसेबिलिटी इन इंडिया, 18 डिसेबिलिटीज आर रिकॉग्नाइज्ड और उन सभी को ग्रुप वाइज डिवाइड किया गया है। सो सेंसरी डिसेबिलिटी, न्यूरो डेवलपमेंट डिसेबिलिटी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी, उन सभी डिसेबिलिटीज को इस 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और we will discuss one by one. So today we are going to discuss about the most important neurodevelopment disability. What is neurodevelopment disability? Neurodevelopment disability को समझते हैं। Neurodevelopment is a term referring to the brain development of neurological pathway that influence performance or functioning, intellectual functioning, reading ability, social skills, memory, attention और focus skills. न्यूरो डेवलपमेंट जो टर्म है वो हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ये हमारे परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिविटी को, एज फॉर एग्जांपल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, रीडिंग एबिलिटी, राइटिंग एबिलिटी, सोशल स्किल्स, मेमोरी, रिटेंशन, अटेंशन, इन सारी चीज़ों को इफ़ेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। अगर किसी बच्चे को न्यूरो डेवलपमेंट डिसेबिलिटी है तो उस बच्चे की रीडिंग, राइटिंग, सोशल स्किल्स या कोई भी स्किल्स को सीखने में परेशानी आएगी, वो तकलीफ़ महसूस करेगा वो बच्चा। न्यूरोडेवलपमेंट डिसऑर्डर आर कंडीशन दैट अफेक्ट हाउ योर ब्रेन फंक्शन। इस कंडीशन में जो भी बच्चा न्यूरोडेवलपमेंट डिसऑर्डर का शिकार है, उस स्थिति में उस बच्चे का ब्रेन नॉर्मल फंक्शन नहीं करेगा। They range from mild impairments allowing those affected a live fairly normal life. अगर किसी बच्चे को माइल्ड इम्पायरमेंट से मीन्स उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं है तो वो बच्चा एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। मीन्स उसका जो ब्रेन है, इमोशंस, इंटेलिजेंस, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी
या लैंग्वेज लर्निंग, ये सारी जो डेवलपमेंट है उसकी रीडिंग एबिलिटी, राइटिंग एबिलिटी, मेमोरी, अटेंशन, रिटेंशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल रेंज में रहेंगी। अगर किसी बच्चे को ये सीवियर है तो उसको लाइफ लॉन्ग केयर की ज़रूरत पड़ सकती है। Examples of neurodevelopment disorder including ADHD, speech and language disorder। अगर मैं न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर की बात करूं तो इसमें ADHD मीन्स अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, स्पीच मीन्स बच्चे को बोलने में, लैंग्वेज डिसऑर्डर वो सीखने में, ये सारी परेशानियां आती हैं। फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स एंड नर्वस सिस्टम। कोई भी डिसेबिलिटीज़ समझने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप इस चीज़ को समझें एज अ टीचर। हालांकि दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगी तो आगे की डिसेबिलिटी समझने में आपको आसानी होगी। सो न्यूरॉन्स आर नर्व सेल्स दैट सेंड मैसेजेस ऑल ओवर your body to allow you to do everything from breathing to talking, eating, walking and thinking। हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे पूरे ओवरऑल बॉडी में मैसेज को ट्रांसफ़र करता है। एज फॉर एग्जांपल, आप जिस तरीके से आप व्हाट्सएप से मैसेज सेंड करते हैं अपने ग्रुप में, वो मैसेज फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपके ग्रुप तक स्प्रेड हो जाती है। उसी तरीके से न्यूरॉन्स जो है हमारे बॉडी सिस्टम को मैसेज सेंड करता है किसी भी एक्टिविटी के लिए, चाहे आप वो किसी तरीके की थिंकिंग हो, वॉकिंग हो, ईटिंग हो या रिटेंशन हो, किसी भी तरीके की एक्टिविटी है। तो अगर इस पार्ट में किसी भी तरीके की हानि है, क्षति है या डैमेज है तो ये ओवरऑल फंक्शन को डिस्टर्ब करता है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा ब्रेन के फंक्शन के बारे में जानकारी लेंगे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं लेफ्ट ब्रेन फंक्शन और राइट ब्रेन फंक्शन। हमारा जो ब्रेन है वो दो पार्ट में फंक्शन करता है। अगर मैं लेफ्ट ब्रेन फंक्शन की बात करती हूँ तो इस साइड से नंबर स्किल्स, मैथ, साइंटिफिक स्किल्स मीन्स कैलकुलेटिव पार्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इन सारी चीज़ों का हैंडल किया जाता है। रिटन लैंग्वेज, स्पोकन लैंग्वेज, ऑब्जेक्टिविटी, एनालिटिकल स्किल्स मीन्स किसी भी चीज़ को एनालाइज करना, लॉजिकल रीजनिंग, इन सारी चीज़ों को हैंडल किया जा सकता है। मीन्स आप कह सकते हैं कि ये जो ब्रेन का हमारा पार्ट है वो साइंटिफिक बेस्ड है और फैक्चुअल चीज़ों को फाइंड आउट करता है। अगर मैं राइट साइड ब्रेन फंक्शन की बात करती हूँ तो यहाँ पर आपकी फीलिंग्स, इमोशंस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशंस, सब्जेक्टिविटी, इन सारी चीज़ों को म्यूज़िक, आर्ट, अवेयरनेस, 3D शेप्स, फेस रिकॉग्नाइजेशन, इन सारी चीज़ों को हैंडल किया जा सकता है। मीन्स किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और अगर इस पार्ट में कोई भी डैमेज होता है तो वो बच्चे के ओवरऑल फंक्शंस को डिस्टर्ब करता है और ये बोथ पार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चे के फिज़िकल, इमोशनल, सोशल और एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरो डेवलपमेंट डिसेबिलिटी। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ASD कहते हैं, इसके सब टाइप्स हैं स्पर्जस सिंड्रोम, pervasive development disorder impairment, autism, rate disorders, child disintegrative disorder, and the second is specific learning disability, attention deficit hyperactivity disorder, जिसको short form में ADHD कहते हैं, intellectual disability, and the fifth is communication disorder, speech impairment. So ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के ये सब टाइप्स हैं जिसको वन बाय वन वी विल डिस्कस। ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। Recently experts talk about different types of autism such as autistic disorder, Asperger's syndrome and pervasive development disorder not otherwise specified.
रिसर्चर्स ने जितने भी ऑटिज़म पर अभी तक रिसर्च किए हैं उसमें उसके जितने भी सब टाइप्स पता चले हैं, फाइंड आउट हुए हैं, उन सभी को ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंडर रखा गया है। एज पर एग्जांपल ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, एस्पर्जर सिंड्रोम, pervasive development disorder not otherwise specified. Autism spectrum disorder includes social communication and behavioral challenges. जो भी बच्चा इस सिंड्रोम से पीड़ित होता है उसे सोशल कम्युनिकेशन और बिहेवियर चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। वो बच्चा नॉर्मल बिहेव नहीं कर पाता है। दिस प्रॉब्लम कैन बी माइल्ड, सीवियर और समवेयर इन बिटवीन। अगर कोई भी बच्चा इस सिंड्रोम से पीड़ित होता है तो उस पर इसका इफ़ेक्ट पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। हो सकता है कि एएसडी का इफ़ेक्ट माइल्ड हो या सीवियर हो या इन दोनों के बीच में हो। अगर मैं सिर्फ भारत की बात करती हूँ तो लगभग 1,80,00,000 लोगों को ऑटिज़म से पीड़ित पाया गया है। अमेरिका में 68 बच्चों में से एक बच्चा ऑटिस्टिक होता है, जबकि भारत में 250 बच्चों में से एक बच्चा ऑटिस्टिक होता है। इट मीन्स कि डे बाय डे ऑल ओवर वर्ल्ड ऑटिज़म से जो पीड़ित बच्चे हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और ये 80% मेल को इफ़ेक्ट करता है, मीन्स बॉय चाइल्ड को इफ़ेक्ट करता है। ये एक ऐसा न्यूरल प्रॉब्लम है जिसका यह नहीं पता चल पाया है कि यह होता कैसे है और इसके पीछे रीजंस क्या हैं। ये जन्म से पहले भी इस बीमारी का पता नहीं चल पाता है और ये करीब 50% बच्चों में भाषा का विकास मीन्स लैंग्वेज डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। बच्चा का जो भाषा है, जो बोलने की जो क्षमता है, वो विकसित नहीं हो पाती है। आप अब यहाँ स्क्रीन पर एक इमेज देख पा रहे हैं जो मुक्ता और माधव की है और ये बच्चा ऑटिज़म से पीड़ित है। मैं इनसे रिलेटेड आपको एक वीडियो दिखाऊंगी इस बच्चे से, तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि ऑटिज़म एक बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये माधव हैं और इनकी माँ मुक्ता है। माधव ऑटिज़म से पीड़ित हैं और ये बात मुक्ता को तब पता चली जब ये इसके एडमिशन के लिए स्कूल में गई थी। माधव और बच्चों की तरह बिल्कुल नॉर्मल दिखता है, बहुत ही खेलता हुआ प्यारा सा बच्चा है, बट माधव को ऑटिज़म है। माधव और बच्चों से डेवलपमेंट के मामले में काफ़ी पीछे हैं और माधव अपनी उम्र के हिसाब से जो भी सोशल बिहेवियर होते हैं, जो भी एजुकेशनल होते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। माधव की पढ़ाई होती है, टीचर इनके घर पर आती हैं पढ़ाने के लिए और इनको 3 अक्षर से मिले हुए शब्दों के बारे में पढ़ाती हैं। इसके अलावा इनकी साइंस की भी पढ़ाई होती है, बट ऐसी पढ़ाई जो इनके प्रैक्टिकल लाइफ में काम आए, जैसे क्या टूट जाता है या क्या घुल जाता है। माधव को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो पंजे पर चलते हैं और इनका जो डेली एक्टिविटी है वो बहुत ही आम बच्चों से बिल्कुल डिफरेंट है। ये वीडियो दिखाने का पर्पस सिर्फ मेरा इतना यहाँ पर है कि एज ए टीचर आपको ये पता होना चाहिए कि जो बच्चे इस तरीके के सिंड्रोम से पीड़ित हैं वो किस तरीके की फिज़िकल, मेंटल या इमोशनल उनका बिहेवियर होता है, ताकि आप एज ए टीचर आप उसको समझ सकें। There is a strong sensory issue with autism spectrum disorders. Young children actually may become deaf, yet that same child may be very sensitive to everyday sound that you and I would not even be aware of that. जो भी बच्चा ऑटिज़म सिंड्रोम से पीड़ित होता है वो बच्चा यंग एज में इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वो बहरापन का शिकार हो जाए और एट द सेम टाइम वो कभी कभी उस साउंड को भी सुन सकता है जो मैं और आप नोटिस भी नहीं कर सकते हैं। देयर मे बी एन ओवर रिएक्शन टू सम टच, टेस्ट, साइट्स एंड स्मेल्स और अंडर रिएक्शन। ये बच्चे कभी कभी ओवर रिएक्शन करते हैं या कभी कभी बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं
किसी भी साउंड, टच, टेस्ट और स्मेल्स को लेकर के। इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग कंसिस्ट ऑफ अनइवन पैटर्न, क्योंकि इसके इफेक्ट वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन, सो ये अनइवन पैटर्न में देखने को भी मिल सकता है। Some individuals with autism spectrum disorder may have exceptional skills such as drawing, music, computations in math और memorization skills। जो भी बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित होता है, वो बच्चा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इंटेलिजेंट नहीं है, बट वो सेम थिंग को डिफरेंट वे से सोचते हैं और सीखना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दूँ, तारे ज़मीन पर, इस मूवी के पहले बहुत ही कम लोग ऑटिज्म के बारे में जानते थे। इस मूवी में यह दिखाया गया है कि वो बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित है और वो ना तो सब्जेक्ट को समझ पा रहा है, ना ही लेटर्स को समझ पा रहा है। उसकी प्रॉब्लम को उसके पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं। इवन सोसाइटी में भी इस बारे में बहुत ही कम लोग जागरूक हैं। लास्टली उसको एक टीचर मिलते हैं जो उसकी प्रॉब्लम को समझते हैं और उसके हिसाब से उसको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, और वो बच्चा अपने सभी दोस्तों से ज़्यादा इंटेलिजेंट निकलता है। सो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि जो बच्चे इस सिंड्रोम से पीड़ित है वो इंटेलिजेंट नहीं है। हो सकता है कि वो किसी एक एरिया में उसका इंटरेस्ट हो और वो उसमें बहुत अच्छा करे, एज फॉर एग्जाम्पल म्यूज़िक, ड्राइंग या कंपटीशन इन मैथ, लॉजिकल रीजनिंग। ये बच्चे इन सारे एरियाज़ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पाए गए हैं। यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज़म डे मनाया जाता है, और अभी भी हमारी सोसाइटी में इस बीमारी से, इस सिंड्रोम्स के बारे में बहुत कम लोग जागरूक हैं। स्पर्जर्स सिंड्रोम के बारे में अगर आगे बात करें तो अ चाइल्ड हैज़ स्पर्जर्स, यू मे नोटिस दैट दे कांट मेक आई कॉन्टैक्ट। You may also find that child seems awkward in social situations and doesn't know what to say or how to respond when someone talk to them. Basically ये जो सिंड्रोम है वो बच्चे के या पर्सन के सोशल बिहेवियर को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। जब इस तरीके से पीड़ित व्यक्ति से आप सोशली बात करेंगे, सामने से बात करेंगे, तो वो आई कांटेक्ट नहीं करेंगे और उनको ये नहीं पता होगा कि उनको क्या रिस्पॉन्ड करना है। दिस में मिस सोशल क्यूज दैट आर ऑब्वियस टू अदर फॉक्स लाइक बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन ऑन पीपल फेसेस। इसके शिकार जो बच्चे होते हैं या जो लोग होते हैं वो लोगों के हाव भाव को नहीं समझ पाते हैं या अपनी फीलिंग्स को भी वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। उनको फ़र्क करना कठिन हो जाता है। फॉर इंस्टेंस दे मे नॉट रियलाइज that when somebody cross their arms and scolds they are angry। अगर कोई इनके सामने गुस्सा भी कर रहा है या खुशी प्रकट कर रहा है तो ये उस फर्क को समझ नहीं पाते हैं और रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं। Another sign is that child may not show few emotions। वो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना उनके लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। They may not smile when they are happy or laugh at a joke। क्योंकि वो अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, सामने वाले की बातों को समझ नहीं पाते हैं, उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं, बॉडी लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं, तो ये जो सिंड्रोम है इस तरीके से उनके कम्युनिकेशन स्किल्स को, सोशल स्किल्स को इन्फ्लुएंस करता है। क्योंकि इस तरीके से पीड़ित बच्चे के सामने जब आप स्माइल करेंगे या जोक करेंगे तो वो अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। वो ये नहीं समझ पाएगा कि सामने वाला जो व्यक्ति है उनके सामने जोक कर रहा है या मजाक कर रहा है या हंस रहा है। वो उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे और ना ही वो उसको रिस्पॉन्स दे पाएंगे। स्पर्जर्स सिंड्रोम ये माइल्डेस्ट फॉर्म होता है ऑटिज्म का, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि ये बॉयज़ को 3 टाइम्स मोर इफ़ेक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। मीन्स ये मेल को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, ज़्यादा हार्म करता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। स्पर्जर सिंड्रोम इज़ माइल्डेस्ट कंपेयर टू अदर ASD। ये सबसे कम इफ़ेक्टिव है
children with as frequently have normal to above average intelligence. As a result, some doctors call it high functioning autism. डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग ये हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म है, क्योंकि जो भी इंसान इस सिंड्रोम से पीड़ित होता है उसका दिमाग जो है वो अलग तरीके से काम करता है, वो हर चीज़ को अलग तरीके से सोचते हैं। मीन्स वो, अगर आप साधारण भाषा में कहें तो वो हाई लेवल इंटेलिजेंस माइंड रखते हैं और वो उस तरीके से सोचते हैं। ऐसे बच्चे काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और उनका जो लॉजिकल थिंकिंग होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। इनकी म्यूज़िक, मैथ या कंप्यूटर साइंस में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पकड़ होती है। आप कह सकते हैं कि ये काफ़ी जुनूनी किस्म के व्यक्ति होते हैं। जो भी इंसान इस सिंड्रोम से पीड़ित होते हैं, उनको किसी भी खास क्षेत्र में अगर इंटरेस्ट होता है या किसी बुक पे इंटरेस्ट है या किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, वो उसको काफ़ी इंटेंस होकर के पढ़ते हैं और जिस भी क्षेत्र में इनका इंटरेस्ट होता है उसमें काफ़ी अधिक वो मन लगा करके काम करते हैं और काफ़ी आगे नाम कमाते हैं। सो इस बीमारी से जो पीड़ित लोग होते हैं, आप बोल सकते हैं कि वो काफ़ी डेडिकेटेड होते हैं। और ये जो बच्चे हैं, जो भी इंसान इस सिंड्रोम से पीड़ित होते हैं, वो अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। जब वो बात करते हैं तो वो एक रोबोटिक टोन में बात करते हैं जिसमें कोई फीलिंग्स नहीं होते हैं। या ऐसे बच्चे किसी भी एक टॉपिक पर काफ़ी लंबे समय तक बात कर सकते हैं या खुद से भी बातें कर सकते हैं। ऐसे बच्चों को बदलाव पसंद नहीं आता, चेंजेस पसंद नहीं आते हैं और वो माइट बी कि वो एक ही चीज़ को नाश्ते में खाना पसंद करें। तो ये सिम्टम्स हैं एस्पर्जर्स सिंड्रोम के। अगर मैं कहूँ कि ऐसे जो बच्चे हैं जिनको ये सिंड्रोम से पीड़ित हैं, अडल्टहुड में उनको हाई रिस्क होता है एंजाइटी और डिप्रेशन का। सो बट एंजाइटी एंड डिप्रेशन इज़ नॉट अ काइंड ऑफ डिजीज़। अगर मैं एलन मस्क की बात करूं तो वो इस सिंड्रोम से पीड़ित हैं और एलन मस्क को आज कौन नहीं जानता है, क्योंकि ये पूरी दुनिया के सबसे रिच पर्सन है और टेस्ला के संस्थापक हैं। ये 185 बिलियन के संपत्ति के मालिक हैं और ये खुद इन्होंने ये बात स्वीकारा है कि ये एस्पर्जर सिंड्रोम से पीड़ित हैं। सो अगर क्योर की बात करें तो इसके लिए कोई भी वैक्सीनेशन नहीं है। हाँ, काउंसलिंग इसके लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। जो बच्चे एस्पर्जर सिंड्रोम से पीड़ित होते हैं उन बच्चों को ऐसे माहौल में रखा जाता है जहाँ शांति हो, पीस हो और सोशल एक्टिविटी ज़्यादा हो। सो एस्पर्जर सिंड्रोम जो है, इससे पीड़ित जो बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि वो उनमें थिंकिंग पावर कम है या वो स्मार्ट नहीं होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो काफ़ी स्मार्ट होते हैं और इंटेलिजेंट होते हैं, बस उनके सोचने का तरीका अलग होता है। So thank you so much. If you like my session, please like, share and subscribe. See you in the next session. Asperger's syndrome, जो कि ऑस्ट्रेलियाई चाइल्ड स्पेशलिस्ट हंस स्पर्जस के नाम पे रखा गया है और हंस स्पर्जस ही वो थे जिन्होंने पहली बार इस सिंड्रोम के बारे में पता किया था 1944 में। अगर डायग्नोस्टिक टूल्स की बात करें तो diagnostic process often includes the use of standardized tools to test for autism specifically. Two of the most useful tools are the ADOS2 and ADIR. Diagnostic tools जो हैं autism के लिए, ये दो मोस्ट पॉपुलर टूल्स हैं जो किसी भी बच्चे के ऑटिस्टिक होने के बारे में पता लगाते हैं। ADOS2 की बात करें तो ऑटिज्म डायग्नोस्टिक ऑब्जर्वेशन शेड्यूल is one of the most common assessment tools used for diagnostic autism in children. It is an activity-based assessment that evaluates your child communication skills, social interaction and play skills. इस assessment के थ्रू बच्चे के communication skills को, social interaction को, play skills को, अपने जो पेयर उसके जो ग्रुप हैं, जो उसके दोस्त हैं, उनके साथ उसका बिहेवियर, सोशल बिहेवियर, मेंटल स्किल्स,
उसका डेवलपमेंट कैसा है, इस चीज़ को फाइंड आउट किया जाता है। अगर सेकेंड टूल की बात करूं तो ADIR, द ऑटिस्टिक डायग्नोस्टिक इंटरव्यू, इज़ अनदर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज टूल्स. It is a 90-minute standardized interview conducted by a trained researcher or psychologist with the child caregivers. ये एक इंटरव्यू बेस्ड असेसमेंट होता है जो कि मैक्सिमम 90 मिनट्स का होता है और ये किसी ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट के अंडर में किया जाता है। इस असेसमेंट के थ्रू ये पता किया जा सकता है कि बच्चा ऑटिस्टिक है या नहीं है। तो ये दो मोस्ट कॉमन टूल्स हैं जो ये ऑटिस्टिक बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है। मैं एक बार समराइज़ कर देती हूँ कि ऑटिज़म और एस्पर्जर सिंड्रोम बच्चों के लॉजिकल, इमोशनल और उनके क्रिएटिव थिंकिंग को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। इसमें बच्चे जो हैं अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। So thank you so much. If you like my session, please like, share and subscribe. See you in the next session.